कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक नोट के बारे में। नोट है, यदि हम लुईस एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो लुईस एसिडिक नेचर जो है ना, यदि इसमें एक एक्सेप्शन आता है और वो एक्सेप्शन होता है इनका कि SeF6 SF6 SeF6 और TeF6, इनमें जो ऑर्डर होता है यदि हम देखें तो साइज के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसका साइज छोटा है, इस पर ओवरलैपिंग जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जो एक्सेप्शन आता है वो ये आता है कि इसमें ये ऑर्डर चलता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। अच्छा, ये था नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट है, हम सब जानते हैं कि यदि हम H3BO3 ले और कोई भी एसिड जिससे आप वाटर रिमूव करवा दे -H2O, और बनने वाली चीज भी एक एसिड हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेटा। उसके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं क्या, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, ये मेटाबोरिक एसिड जो है ना बच्चों, ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। यहां पर BO-, फिर OB, फिर आगे आ जाओ O-, इधर O-, फिर इधर B, इधर O, और ये इधर O-। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, यहां HH लगा दो तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, वो मेटाबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मेटाबोरिक एसिड, और इसके आगे आप क्या लगाते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि सॉलिड फेज में बात करो तो कोई भी आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन गैसियस फेज में यहां पर बैक बॉन्डिंग होने लगती है। तो कोई स्पेशली पूछे आपसे गैसियस फेज में तो आप उसका जवाब उस हिसाब से दीजिएगा। अदरवाइज तो सॉलिड फेज में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात कर ली थी। फिलहाल मेटाबोरिक एसिड में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में हमारे सामने दो चीजें हैं जो इसको लोन पेयर दे सकती हैं, एक ये अपने लोन पेयर दे सकता है या ये अपने लोन पेयर दे सकता है। अब नॉर्मल दिमाग में ये आता है कि इसका डोनर टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, तो इसको अपने लोन पेयर दे देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में जो लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं वो इसके द्वारा डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, इस रिंग के अंदर क्या आ जाता है, एरोमेटिक नेचर आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्लेन के अंदर मौजूद हैं, तो उसका जवाब क्या दोगे आप, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्लेन, इन वन प्लेन। ठीक है, तो जरा मुझे इसका जवाब दो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये जो नाम है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है सर, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। अब होता क्या है कि यदि मैंने आपके सामने ये ऑप्शंस रख दिए कि मैंने आपसे कह दिया कि एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, या मैं इसको नाम से लिखूं,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दूसरा मैंने कहा ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। तीसरा मैंने कहा ऑर्थो बोरिक एसिड। और चौथा मैंने कहा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। जरा सोचो इस केस में क्या हो रहा होगा। इस केस में हो रही होगी इंट्रा। इंट्रा बोले तो विद इन ए मॉलिक्यूल। इसमें भी क्या हो रही होगी, इंट्रा, ठीक है। सर यहां पर तो होती नहीं है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कोई आपसे कह दे कि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाँ, उसका असर हम एसिडिक नेचर में नहीं लेते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर में असर तभी लिया जाता है जब 6 मेंबर का यहां पर रिंग बन रही हो, ठीक है। तो बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर हो रही। इसके अंदर क्या हो रही, ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर। तो ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर आपका जो हेक्सागन होते हैं उसी के अंदर, मतलब जो ये एक ही लेयर होती है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक H3BO3 और दूसरा H3BO3, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब यहां मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो इनमें क्या है इंट्रा और इसके अंदर क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये था नोट का दूसरा पॉइंट। नोट का मैं तीसरा पॉइंट और लिख दूं। एक शब्द हम लोग ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हम लोग H2O2 पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक टर्म आया था, जो हम लोग डिटर्जेंट में एक चीज केमिकल यूज करते हैं, सोडियम परऑक्सीबोरेट, जो ब्राइटनर का काम करता है। तो उसके बारे में मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो लिखा हुआ है तो पूछा जा सकता है। तो BOH का होल थ्राइस, यानी हमने लिया क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसमें मैंने रिएक्शन कराई H2O2 की। अब देखिए H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये काम करता है, ये क्या करता है, इसमें परऑक्सी लिंकेज जोड़ देता है, OH, इधर OH, और यहां पर जुड़ जाती है एक परऑक्सी लिंकेज। और जब आप इस चीज को रिएक्ट कराते हो NaOH के साथ, तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, BOOB, इधर भी OOB, इस साइड में OH, इस साइड में OH, इस साइड में OH, इस साइड में OH। इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। और इधर मैं Na लिख देता हूं एक, Na प्लस, और एक Na प्लस मैं इधर लिख देता हूं, या Na2 किधर भी लिख लो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम पर ऑक्सी बोरेट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कंपाउंड के बारे में, जो है डाइबोरेन, यानी B2H6। ये अगला बोरॉन का कंपाउंड है। अब सबसे पहले B2H6 का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ B2H6, फॉर्मेशन ऑफ B2H6, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन के कुछ खास तरीके हैं, उन पे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसको हम फॉर्म कर सकते हैं यदि हम बोरॉन का कोई हाइलाइड लें,
जैसे हमने मान लीजिए BF3 ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। अब होगा क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये सोर्स है किस चीज का, H माइनस का। हम सबको पता है कि यहां क्या होगा, यहां पर कभी खुशी कभी गम, याद है आपको, इधर H इधर H इधर H इधर H निगेटिव, इधर है आगे लिथियम पॉजिटिव, ठीक। ये क्या करेगा, यहां से हाइड्राइड H माइनस इसको देगा, इधर से फ्लोरीन को बाहर निकालेगा, ठीक है। क्लोरीन हो और अच्छा है, ठीक है। इधर से ये देगा, इसको यहां से बाहर निकालेगा। जैसे ही यहां से बाहर निकला, यहां से F आजाद होगा। ये F जाकर क्या करेगा, यहां से क्या चीज H माइनस भिड़ा, यहां से क्या चीज आजाद होगी, F माइनस। समझ में आ रही मेरी बात, ये गया देखो, इधर से क्या बाहर हो गया, F माइनस। जैसे ही H यहां से चला गया, इसको लगा यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई, हमारी तो चारों तरफ ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। F आकर इस पर जुड़ जाएगा। ऐसा 3 बार होगा, ठीक है। और जब 3 बार होगा तो यहां पर ये क्या करेगा, F इसको देगा, इधर से हटाएगा, H इसको देगा, F इधर से हटाएगा, इसको देगा, इधर से हटाएगा। जब 3 F जुड़ जाएंगे इसके साथ, तो फिर इसको लगेगा यार ये गड़बड़ हो गई, तो ये क्या करेगा, एक F फिर से बाहर भगा देगा और बन जाएगा क्या, LiF। तो क्या क्या बना जरा देखो, यहां बनेगा, यहां क्या क्या बन रहा है जरा इसको सोचते हैं। इधर बनेगा, इसके अटैक से BH3 बन रहा है, यानी ये बनेगा BH3 और BH3 डाइमराइज होकर बना देगा B2H6, ये तो ठीक हो गया। प्लस साथ में क्या बनेगा, साथ में ये बनेगा Al के साथ जुड़े रहेंगे 3F, चौथा वाला किसके साथ चला जाएगा, लिथियम के साथ। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन होगा B2H6 का। यदि हम इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहें तो यहां पर 4, यहां 3, यहां 2, यहां 3 और यहां 3, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरह से हम B2H6 बनाते हैं। लॉजिक क्या था ये समझ में आया, ठीक, एक ये तरीका हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है B2H6 बनाने का तरीका, एक और आसान तरीका हो सकता है B2H6 बनाने का, और वो ये है कि हमने बोरॉन का कोई लिया हाइलाइट, जैसे हमने BCl3 लिया, उस पर हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन की, खूब सारा हाइड्रोजन इसको दे दिया। क्या होगा, हाइड्रोजन भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा और फॉर्मेशन किसका कर देगा, B2H6 BH3 बनाएगा जो डाइमराइज हो जाएगा, प्लस फॉर्मेशन होगा HCl का। ये भी एक प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन का जो लैब मेथड है, जो हम लैब में बनाते हैं, वो जो लैब प्रोसेस है वो ये है, लैब प्रोसेस। उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं NaBH4 का एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, NaBH4। और यहां होता क्या है जरा देखो, I2 के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, I2 खुद रिड्यूस होकर इसको ऑक्सीडाइज करती है, I2 खुद रिड्यूस हो जाता है, किसमें चला जाता है, NaI के अंदर, और इसको ऑक्सीडाइज करता है। इसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसकी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, बनाता है क्या, B2H6, यहां कुछ भी नहीं हुआ, और निकलती है साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इस प्रोसेस के दौरान भी बाहर निकल रही है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता है किसी मल्टीपल चॉइस में कई सारी चीजें पूछी जाएं आपसे कि एक एल्युमिनियम दे दिया गया, इसकी रिएक्शन NaOH से हो रही, बताओ हाइड्रोजन निकलेगी नहीं निकलेगी। दूसरा आपसे दे दिया गया कि Mn की रिएक्शन HNO3 के साथ हो रही है, बोलो हाइड्रोजन निकलेगी नहीं निकलेगी। यहां पर ये दे दिया गया, पूछा गया, बोलो हाइड्रोजन निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में याद रखना है आपको कि इधर भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, इंडस्ट्रियल मेथड जो है ना, वो इस पहले वाले मेथड से इंस्पायर है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो आपका इस वाले मेथड से इंस्पायर है। इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हम BF3 NaH, H क्या करेगा समझ में आ रहा है, इसको उड़ाएगा, इसके साथ रिएक्शन होती है, टेम्परेचर होता है 450 केल्विन, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करी जाती है और फॉर्मेशन होता है किस चीज का, B2H6 का, प्लस बन जाता है क्या, NaF, ठीक है। अच्छा अब जो B2H6 बन गया, उस B2H6 पर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, और वो है इसके अंदर लगने वाला एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या चीज होती है, जरा इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए कुछ काम करने की सोचता है। अगर सबसे पहले तो सोचता है बैक बॉन्डिंग मिल जाए, बाजू वाले से ही काम हो जाए, बैक बॉन्डिंग मिल जाए बढ़िया है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सोचता है लाओ हम क्या बना लें, डाइमर बना लें, दो के साथ कंबाइन हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। या अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता, तो वो फिर वो सोचता है लाओ अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हम बॉन्ड बना लें, और तब वो ट्राई करता है किस प्रोसेस को, तब वो ट्राई करता है ब्रिज बॉन्ड बनाने की। यानी ब्रिज बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन जो है वो ये है कि कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए। अगर बैक बॉन्डिंग सिग्निफिकेंट है तो फिर वो डाइमर या इस तरह से ब्रिज बॉन्ड में नहीं जाएगा। डाइमर कब बनाएगा, जब आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे CH3 फ्री रेडिकल है, तो वो दो CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना देंगे, CH3 बना देंगे। जैसे NO2 फ्री रेडिकल है, तो वो कंबाइन होकर क्या बना देगा, N2O4 बना देगा, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्ड होने की क्या कंडीशन है, ब्रिज बॉन्डिंग तब होगी जब कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग या डाइमर ना बन रहा हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ब्रिज बॉन्डिंग होगी, तो अगर मोनोमर मोनोमर के बारे में बात करी जाए, डाइमर के बारे में बात करी जाए, या पॉलीमर के बारे में बात करी जाए, तो जब भी कभी ब्रिज बॉन्ड बनेगा, तो हर एक प्रोसेस में अगर चीजें मोनोमर से डाइमर में जा रही हैं, डाइमर मान लो कभी पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हर बार हाइब्रिडाइजेशन 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, 1 यूनिट इंक्रीमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी यदि आपका मोनोमर में हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मैं इसको अलग से लिख देता हूं कि मोनोमर और डाइमर, अगर मोनोमर में आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, मोनोमर में है sp2, तो डाइमर में होगा sp3। समझ में आ रही मेरी बात। अगर सेकेंड पीरियड का रहा तो अब इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्यों सर, क्योंकि सेकेंड पीरियड की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है, वो 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। जो मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। हाँ, थर्ड पीरियड का है तो फिर आप आगे सोचो। थर्ड पीरियड में मान लो आपका मोनोमर यूनिट है sp3d, तो ये आपका बना देगा sp3d2, क्योंकि थर्ड पीरियड की जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो सकती है, 6 के बराबर, मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। दीवाना बना दे सेट मैक्स अच्छा,
तो ये कहानी है, ये बेसिक आइडिया है किस चीज का, ब्रिज बॉन्ड बनाने का। अब किसमें क्या होता है, जरा एक बार हम इसकी एक टेबल टाइप की बना लें। यदि मैं यहां लिख दूं कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम, कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम, यहां पर मैं बात कर लेता हूं कंपाउंड ऑफ बोरॉन, और एक छोटी सी बात इधर भी कर लेते हैं, कंपाउंड ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहां पर बात करूं इस जगह पर, तो हम सबको पता है कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, AlF3 के बारे में, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है 10 बार बोल चुके हैं हम, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। मान लो अब हमारा है AlCl3 है, AlBr3 है, AlI3 है, AlI3 है। ठीक है। मान लो AlH3 है, AlMe3 है, Me का होल थ्राइस। ठीक है, ऐसा कोई भी AlEt का होल थ्राइस, इस टाइप का कंपाउंड है। ठीक है। तो ये आपका डाइमर की फॉर्म में या पॉलीमर की फॉर्म में किसमें एग्जिस्ट करेगा, किसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो AlCl3 है ना बच्चों, ये डाइमर बनाएगा, और जब डाइमर बनाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा देखो। AlCl3 की एक यूनिट ले लो जरा सा, Al, और हमने इसके साथ 3 Cl लगा दिए, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2, यानी जब डाइमर बनेगा Al का तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट बढ़ेगा, यानी sp3। समझ में आ रही मेरी बात। और यदि ये पॉलीमर बना पाया, तो पॉलीमर बना पाया, थर्ड का एलिमेंट है, मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी जाएगी, 6 जाएगी, यानी तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, 6 3 4 5 6 d2, sp3d2। AlCl3 है तो वो डाइमर भी बनाएगा, पॉलीमर भी बनाएगा। ये वाला है डाइमर बनाएगा, ये भी डाइमर बनाएगा, ये भी डाइमर बनाएगा, ये भी डाइमर बनाएगा, ये भी डाइमर बनाएगा। ठीक है। लेकिन ये आपका कोई भी पॉलीमर नहीं बनाएगा, क्राउडिंग हो रही है, कई सारी चीजें नहीं कंबाइन होंगी, कोई भी पॉलीमर नहीं बनाएगा। H आपका बना लेगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है। यानी पॉलीमराइजेशन संभव है कहां पर, AlCl3 के केस में और AlH3 के केस में, यहां पर पॉलीमराइजेशन संभव है। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, अब जरा हम यहां पर, हमने बोरॉन क्यों लिखा, क्योंकि जगह इधर कम लेनी पड़ेगी हमको। बोरॉन के अंदर हम यदि कंपाउंड के बारे में बात करें तो एक हमने लिया BF3, BCl3, इसके बारे में पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, BBr3, BI3, BH3 जिसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग, BMe3, ET भी लेना चाहो ET ले लो, BMe का होल थ्राइस। ठीक है। तो यदि हम डाइमर और पॉलीमर इसके बारे में सोचें, तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर नॉर्मल मोनोमर यूनिट लो आप, तो B, इधर F, इधर F, इधर F, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp2, यानी डाइमर बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या पॉलीमर बन सकता है, क्या इसके पास कोई भी और आगे का ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड का है, यानी पॉलीमर तो भगा ही दो, यहां पर तो पॉलीमराइजेशन संभव ही नहीं है, इसको तो हटा दो। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हो सकता, क्योंकि sp2 से 3 पे आ गए डाइमर में, अब डाइमर बन गया, इसके बाद ऊपर तो जा ही नहीं पाओगे। ठीक है। अब यदि हम इसके अंदर बात करें कि किसके अंदर डाइमर फॉर्म होगा, तो देखो पहले वाले में तो डाइमर फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर होती है क्या, बैक बॉन्डिंग। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं। इनमें कारण है कि एक तो
बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन एक कारण यहां दूसरा भी आ रहा है, क्राउडिंग है, डाइमर नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, BH3 के केस में बिल्कुल आराम से, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी तरह से डाइमर बनेगा। कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है CH3 से, अच्छी तरह से डाइमर बनेगा। ठीक है। BME3, तो BME3 के केस में, BME3 बिल्कुल इस केस में भी और इस केस में भी, इसमें आपका डाइमर फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म होगा अभी देखते हैं। एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। इधर मैं कलर बदल लेता हूं आपकी, मैं लूंगा ब्लू। ठीक है। यदि हम इसमें बात करें तो BF2, BCl2, BeBr2, BI2, BH2, BME2। अब इनमें देखना जरा सा, पहले BF2 को चेक करते हैं। यहां हम डाइमर लिख रहे हैं, यहां हम पॉलीमर लिखे। सर पॉलीमर क्यों लिख रहे हो? अगर ये सेकेंड पीरियड का है तो पॉलीमर बनाएगा नहीं। नहीं, ये इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि इसने स्टार्टिंग sp2 से करी थी, तो डाइमर पर sp3 पर खत्म हुआ था। मान लो खुदा न खास्ता कोई चीज sp से चालू हो, तो वो एक यूनिट बढ़कर sp2 पर आएगी और पॉलीमराइजेशन पे sp3 पर खत्म होगी, तो वो तो संभव है। आ रही मेरी बात समझे? तो जैसे BF2 का यदि आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करो तो कितना है, sp है ना, यानी यहां डाइमर या पॉलीमर इनमें गुंजाइश से तो है, तो डाइमर फॉर्मेशन तो नहीं होता BF2 के अंदर, डाइमर फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों डाइमर फॉर्मेशन नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर हो जाएगी क्या, बैक बॉन्डिंग। दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, इसके अंदर हो जाएगी क्या, बैक बॉन्डिंग। यानी ये है BeF2 का एक मॉलिक्यूल, ये है BeF2 का दूसरा मॉलिक्यूल। ये कहीं दूसरी तरफ जाए उससे अच्छा क्या है, ये बाजू वाले से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और अपनी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर लेगा, तो कोई भी डाइमर नहीं बनेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यदि आप इसको सॉलिड फेज की तरफ ले जाओ, यानी बी के इन दोनों यूनिटों को, यानी एक मॉलिक्यूल को और ले लो और बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दो, तो मे बी क्या हो जाए, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देने लग जाए। यानी तब आपका क्या हो सकता है, जब बहुत पास पास आ जाएंगे ना, तो इसके अंदर मे बी फॉर्मेशन हो जाए क्या, पॉलीमर का। इसलिए BF2 ऐसा कंपाउंड है जो बैक बॉन्डिंग या डाइमर फॉर्म नहीं करता, बट पॉलीमर फॉर्म करता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सिर्फ इस केस में, बाकी केस में क्या है? अब BF2 बताओ, BCl2 क्या लगता है, डाइमर बनाएगा? इसके अंदर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, ये भी बनाएगा, 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 ये भी बनाएगा। ठीक है। कैसे बनाएगा? जैसे BCl2 के बारे में बात कर लूं, तो BCl2 का यदि मैं एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लूं, इधर Cl ले लूं, इधर Cl ले लूं, B ले लूं, इधर Cl, इधर Cl, तो यहां पर जब भी कभी मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रही हैं और सराउंडिंग के पास लोन पेयर मौजूद है, तो इसमें ज्वाइनिंग के दौरान बनता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये है इसका डाइमर। यदि पॉलीमर के बारे में बात करो तो ऐसी ही और यूनिटें कंबाइन करते चले जाना। जैसे पॉलीमर के बारे में बात करें तो ऐसी ही हम और यूनिट कंबाइन कर दें इसके साथ। ठीक है। ये वाली इसके साथ और ये वाली किसके साथ कंबाइन करें, BCl2 में ये कहां जाएगा फिर, ये इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, तो सर ये कैसा होगा, ये कैसे बनेगा, ये आ जाओ इधर पॉलीमर में, इधर इसी तरह से आगे। यहां जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, 1 2 3 4, कितना हो गया, sp3। sp3 कब है, पॉलीमर के अंदर। sp3 कब है, पॉलीमर के अंदर। डाइमर के अंदर sp2, खुद का क्या है, sp। इसके अंदर एनसीईआरटी में एक इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपको दिमाग में रखनी होगी, और वो ये है
कि जो BCl2 का मॉलिक्यूल है ना, वो यदि 1200 केल्विन के ऊपर है तो वो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर। ठीक है, यदि 1200 से नीचे है तो डाइमर। ठीक है, और यदि सॉलिड फेज में बात करो आप तो वो बनाता है क्या, पॉलीमर। ठीक है, ये टेम्परेचर का डाटा जो है इसके लिए हम लोग को पता है। आप ज्ञान ध्यान की छीछा लेकर नदी में नहाकर मुझे ये नहीं बताएंगे कि सर 1200 में क्या होता है। हाई टेम्परेचर पर मोनोमर, लो टेम्परेचर पर, उससे लो टेम्परेचर पर डाइमर, और सॉलिड फेज में ये बनाता है आपका क्या, पॉलीमर। इतनी चीज अपने दिमाग में आ गई। अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम लोगों ने यहां पर इस पूरी कहानी को समझा है, और वो है यदि हम डाइमर फॉर्मेशन के बारे में बात करें इन केस ऑफ BH3, डाइमर इन केस ऑफ BH3, इस केस के अंदर बात कर लेते हैं डाइमर फॉर्मेशन की। तो अब देखो, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। हमने एक लिया ये B, इधर लिया H, इस साइड में लिया H, इधर लिया H। ठीक है, इस साइड में हमने एक दूसरा बोरॉन लिया, इधर H, इधर H, इधर H। ठीक है, अब इसको मैं दो तरीकों से आपको समझाऊंगा, आपको जो बेटर लगे आप उसको अडॉप्ट करिएगा। अब देखो बच्चों, इसके पास क्या चीज है, वैकेंट ऑर्बिटल, और सामने एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ना हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में फंसी हुई है। देखो बच्चों, आपने देखा था कि जब कभी भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, और इस पर प्लस चार्ज है, याद है? तो इसमें आप क्या करवा देते थे, आप 1 to शिफ्ट करवा देते थे। और 1 to शिफ्ट की बदौलत क्या होता था, ये पॉजिटिव चार्ज कूद करके कहां आ जाता था, बीच वाले पर आ जाता था, ऐसा हो जाता था। यहां पर ये चीज कैसे होती थी, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता था झूल कर, झूले की तरह। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैंने आपको बताया भी था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये ऐसे न्यूक्लियस के बीच में फंसी हुई है जिसके अंदर एक में कितने यूनिट का चार्ज है, +6 यूनिट का चार्ज है, एक में +1 यूनिट का चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फंसी हुई है ना, वो बहुत कम पावरफुल न्यूक्लियस के बीच में फंसी हुई है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कहीं बाजू में पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा ना, या इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी दिख जाएगी, तो ये ट्रेवल कर जाता है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल कर जाता है। तो इस चीज को आप यहां पर इस तरह से समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, वो कम पावरफुल न्यूक्लियस के बीच में फंसी हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ट्रेवल कर जाएगी इस तरफ। मैं दूसरे पेन से ट्रेवल कराऊंगा, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ट्रेवल कर जाएगी इस तरफ, ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ट्रेवल कर जाएगी ऐसे। यानी जैसे ये हाइड्रोजन हवा में झूलता था, एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी आती थी, वैसे ही ये कंपाउंड एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाएगा जिसके अंदर ये B, इधर H, इधर H, इधर ये हवा में लटका हुआ एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन ये हवा में लटका हुआ, इधर बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये इसके साथ बना रहा है बॉन्ड, ये इसके साथ इधर बना रहा है बॉन्ड। इस कंडीशन में ये जो चारों आपका ये जो है, ये पूरा एक प्लेन में है। मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि ये पूरी जो चीज है ना, वो एक प्लेन में है, हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा एक प्लेन में बनाकर आपको दिखाता हूं तो फील अच्छी आएगी। और उसके बाद मैं आपको ऑर्बिटल वाला भी बताऊंगा कि कैसे यहां पर हो रहा है। जैसे मैंने इस पूरी चीज को एक प्लेन में ले लिया, ऐसे, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, और ये पूरी जो मॉलिक्यूल है वो पूरा एक प्लेन में है, यानी इस साइड में है बोरॉन, इधर ऐसा,
इस साइड में ऐसा, ठीक है, एक ये बोरॉन, इधर ऐसा, इधर ऐसा, ठीक है। ऊपर जो है ये हमने इस साइड में बना दिया, ये जो हवा में लटका हाइड्रोजन एटम है, इस साइड में हमने बना दिया हवा में लटका हाइड्रोजन एटम, नीचे वाली साइड में बना दिया हवा में लटका हाइड्रोजन एटम, और इस वाली साइड में भी बना दिया हवा में लटका हुआ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो है यहां पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पूरा, ये एक प्लेन में, ये ऊपर और ये नीचे, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक। अच्छा, पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात आपको पहले ही मैंने बता दी कि यहां हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, और जब ये आपका इस तरह से डाइमर बना देगा तो इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। यहां sp2 है और बाजू वाले में क्या है, sp3 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सोचने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं। वो तरीका क्या है, यदि हमने कहा बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक। इसको अपन एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। इधर ये, इधर आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में क्या है, यदि आपको 3 बॉन्ड बनाना है तो एक इसको एक्साइट कराना पड़ेगा, ये एक्साइट होकर यहां आया, ठीक है। यानी ये बोरॉन जो BH3 बना रहा है वो किस स्टेज में बना रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट में। इधर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर तो आ गए इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, जब आप नॉर्मल BH3 के बारे में बात करते हो तो आप इतनी चीजों को जोड़ते हो, लेकिन जब आप डाइमर में बात कर रहे हो ना बच्चों, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा इन 4 चीजों का। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, VBT में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे क्या, हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। यहां देखो, यहां हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी है और खाली ऑर्बिटल भी है, और एक साथ ये चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं और एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन चारों की हुई मिक्सिंग, और इन मिक्सिंग से बने 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक s है, 3 p है, तो हमारे 4 नए बन गए कौन से ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। और ये अरेंज हुए स्पेस में ऐसे, जैसे मैंने यहां अरेंजमेंट दिखाया है आपको, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट मैं ऐसे दिखा रहा हूं फिर से, कि ये एक बोरॉन है, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये टेट्राहेड्रल शेप के हैं। 2D में हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ये दूसरा बोरॉन, ऐसा, ऐसा, इधर ये, इधर ये, ठीक है। इनमें है क्या, 3 में इधर एक इलेक्ट्रॉन है, 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 इधर एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर वाले हैं, इन्होंने तो शेयरिंग कर ली किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये एक एच आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इधर ये एक एच आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इधर एक एच आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इधर एक एच आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब बीच में जो ब्रिज वाला है उसमें ऐसे हम इसको दिखा रहे हैं, ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। इसी तरह ये नीचे वाले में मैं ब्रिज दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है उस हाइड्रोजन का। तो आप इसको इस तरह से भी इसकी फील ले सकते हो कि इसने इस तरह से ज्वाइनिंग करी है, या इसकी फील इस तरह से भी ली जा सकती है। और होता क्या है, इस डाइमर के पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, होता क्या है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यहां ब्रिज पर, ये एट ए टाइम मूव करते हैं, मे बी ये एक साथ मूव होकर इधर पहुंच जाएं। अगर ये इधर पहुंच गए तो इस पर्टिकुलर बोरॉन को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन गेन ऑफ ऑक्टेट मिल जाएगा, टेम्परेरी गेन ऑफ ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा होगा। जैसे मूव करते हैं ना,
मे बी ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साथ इस साइड की तरफ आ जाएं, और यदि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साथ इस साइड की तरफ आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। यानी इस डाइमर के फॉर्मेशन का जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है टेम्परेरी गेन ऑफ ऑक्टेट। टेम्परेरी गेन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का जो टेम्परेरी गेन हो रहा है, उस कारण से ये पर्टिकुलर चीज यहां पर डाइमर फॉर्म कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर थोड़े से नाम के बारे में बात कर लें। हालांकि मैंने देखा था कि ये नाम आपको भैया ने बता रखे हैं। जैसे ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये है 3 सेंटर 3C 2E बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा है, ये जो टर्मिनल वाले हैं, ये है आपका 2C 2E बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपने सीख रखे हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रिज यहां बना हुआ है, ये ब्रिज आपका किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन के कारण बना हुआ है। तो इसके अंदर एक इन्वॉल्व है sp3 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, एक sp3 ऑर्बिटल। तो sp3 s sp3 इनकी मिक्सिंग के कारण ये ऊपर वाला ब्रिज बन रहा है। यानी अगर कोई ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन पूछे कि ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन क्या है ऊपर और नीचे, तो वो है sp3 s sp3। ये कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे यहां पर लाई कर रहा है। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता हूं। यहां पर ये ऊपर वाला सेंटर हो गया, नीचे हो गया, इधर वाली कहानी हो गई। ठीक। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूं कि यदि यहां पर बोरॉन के साथ CH3 होता तो क्या होता। ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूं B2CH3 के होल थ्राइस के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, क्या होगा जरा देखो। हमारे सामने ये एक बोरॉन, इधर हमने कहा CH3 CH3, इस साइड में भी क्या है, CH3। ये अगला बोरॉन, इस साइड में CH3, इस साइड में CH3, और इस साइड में भी CH3। वंस अगेन आप इसको दोनों तरीकों से सोच सकते हो। ठीक है, कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उतने पावरफुल न्यूक्लियस के बीच में नहीं फंसी हो, क्योंकि हमने मिथाइल शिफ्ट भी करवाई है, इवन हमने फेनिल शिफ्ट भी करवाई है। तो फेनिल होता ना तो भी चीजें इस तरह से ज्वाइन हो सकती थी। तो यहां इसके लोन पेयर, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इसकी तरफ ट्रेवल कर गई, यहां इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इसकी तरफ ट्रेवल कर गई, और इस तरह से इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, डाइमर का। ठीक है, जैसा इसके अंदर हो रहा है बच्चों, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे ऊपर वाला हमने बताया था ना कि इस वाले में, तो सेम तरीके से आप सोच सकते हो किसके अंदर, Al2H6 के अंदर। मैंने कहा था इसके अंदर डाइमर बनता है, चेक करो जरा सा, यहां चेक करो, AlH3 बनता है ना डाइमर। तो बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों आप इसके अंदर भी डाइमर फॉर्मेशन को सोच सकते हैं। ठीक। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये जो है इसकी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेजा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भेजा। ठीक है, और हमारा फॉर्मेशन हो गया एक कॉम्बिनेशन का। अब इसको आप समझ बिल्कुल ऐसे ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी फील के लिए मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे सोचा जाए। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये ऐसे बन रहा होगा, बी इधर CH3, इधर CH3, यहां ये अबव द प्लेन CH3, B CH3 CH3, और इस तरह से ये बिलो द प्लेन CH3 और ये। लेकिन इसकी बेटर फीलिंग ऐसे सोच सकते हो आप कि हुआ क्या, जैसे ऊपर वाली पे, जैसे हमने ऊपर वाले में हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लेके ट्रेवल करवाया था ना इधर से इधर, वैसे आप सोचो ऑर्बिटल पिक्चर क्या होगी। तो देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन को अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ कंबाइन होना है, और वो कॉम्बिनेशन रखना है ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहे, इसके साथ भी रहे। मेरी बात सुनो, आप इसको ऐसे सोचो कि ये जो CH3 है ना,
ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर है, जैसा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था ना, और जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी गेन के लिए इधर इधर मूव करता था, बिल्कुल वैसे ही यहां सोचो कि CH3 नहीं है, बल्कि ये जो कंबाइन हो रहा है वो CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, वही इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहा है। तो CH3 फ्री रेडिकल का यदि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो कितना होगा, देखो H H H, यहां पर मौजूद है क्या, प्योर p ऑर्बिटल। समझ में आ रही मेरी बात? और ये जो है इसके पास है फ्री रेडिकल, आपने पहले ही पढ़ा था हाइब्रिडेशन इसका ना, ठीक है। अच्छा, यहां यदि हम देखें तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इधर C है, सॉरी इधर बोरॉन है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, यहां ये बोरॉन, इधर CH3, इधर CH3, इसको मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इधर जो हम लोग इसको बना रहे हैं, इसके ऑर्बिटल को, एक ऑर्बिटल इसका बना दिया, एक ऑर्बिटल इसका बना दिया, एक ऑर्बिटल ये बना दिया, एक ऑर्बिटल ये बना दिया, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया, ठीक है। और अब आ रहा है आपका ये ज्वाइनिंग करने, तो कैसे ज्वाइन हो रहा है, देखो ये है इसका प्योर p ऑर्बिटल, किसका, CH3 फ्री रेडिकल का। ये है इसका प्योर p ऑर्बिटल, यहां ये है इसका प्योर p ऑर्बिटल, और इसके पास मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने ये दे दिया, इसने ये दे दिया। समझ में आ गई मेरी बात? तो जैसे अपन ने पहले देखा था ना, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है। इन स्ट्रक्चर के अंदर खास बात ये कि वही पुरानी तरीके से कि ये जो बॉन्ड ऊपर बना हुआ है ना बच्चों, ये वाला बॉन्ड है, अगर हम इसको ऑर्बिटल पिक्चर के हिसाब से बोलें, जैसे हमने ऊपर वाले को क्या बोला था, sp3s sp3, वैसे ही यहां वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे sp3p sp3, ये ऊपर वाला बॉन्ड है। अब यहां क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ये अभी भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उनकी संख्या 2 है। आपको मुझे बताना है ये चीज सोचकर कि यहां कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मुझे आपको बताना है कि क्या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनका नंबर क्या होगा, इनका नंबर क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बन रहे हैं उनका नंबर क्या होगा, ठीक। इसको सोच के बताओ कि इसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले का नंबर क्या होगा। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और ये जो B2H6 बना, अब उसकी रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमने B2H6 बनाया है, एक बार और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, पूरे प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, एक मैं छोटी सी चीज और बता दूं, यहां पर किधर लिख दूं मैं, इधर लिख देता हूं, I2Cl6 में भी आपका जो है वो डाइमर फॉर्म होता है, और ड्राइविंग फोर्स होता है डिक्रीज इन लोन पेयर रिपल्शन, और उसका डाइमर जो है वो ऐसे बनता है, ICl Cl Cl ICl Cl Cl, ये ऐसे जॉइंट है, ये ऐसे जॉइंट है, और इधर लोन पेयर है, और इस साइड में भी लोन पेयर है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैं इस चीज को नहीं बता रहा हूं, जैसे ये है ना, जस्ट लाइक दिस क्या चीज एग्जिस्ट करती है, Al2CH3 का होल 6, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो बोरॉन एटम यहां मौजूद हैं,
ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे इस टाइप से, इसको हम सिर्फ प्लेन पर दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, और ये ऊपर वाला एच, ये नीचे वाला एच, ऐसे ज्वाइंट है। अब देखो बच्चों, ये जो थ्री सेंटर ये जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड वास्तव में कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर तो अगर कोई ऐसी चीज आएगी ना जो लोन पेयर लेकर आ रही है, कोई ऐसा कंपाउंड यहां पर इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है जिसके पास मौजूद है लोन पेयर, तो वो टारगेट करेगा, पता है किसको? क्या वो साइड वाले बॉन्ड को टारगेट करेगा, इधर वाले को? नहीं, यहां पर तो जितना होना चाहिए था ना वो पूरा बना हुआ है। कहां पर टारगेट करेगा पता है? ऊपर वाले पर टारगेट करेगा या नीचे वाले पर टारगेट करेगा? इस पर टारगेट करेगा। ठीक है। अब ये जो लोन पेयर लेकर आ रहा है, वो जब इस बॉन्ड पर टारगेट करेगा यानी 3C2 वाले बॉन्ड पर, तो अब ये दो काम कर सकता है। या तो वो इस चीज को कुछ ऐसे तोड़े, इस चीज को कुछ ऐसे तोड़े, या इस चीज को कुछ ऐसे तोड़े। यानी यदि B2H6 लोन पेयर की मौजूदगी में, ऐसे कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर है उसकी मौजूदगी में टूट रहा है ना, तो यहां दो तरीकों से टूट सकता है। पहला तरीका है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। अभी किस पर डिपेंड करेगा, अभी बताते हैं। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है, या ये हो सकती है आपकी सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, या ये हो सकती है सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। अब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब है ऐसे तोड़ देना। ऐसे तोड़ देना मतलब, यहां पर मैं ये दिखाता हूं आपको, ऐसे तोड़ने का मतलब क्या, ये ऐसा, ये एच ऐसा, ये एच ऐसा, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल। ठीक है, एंड दूसरा वाला ऐसे तोड़ा है हमने, एच एच एक साइड, ये ऑर्बिटल ऐसे, ऐसे इस टाइप से तोड़ो, और इधर वाली चीज के साथ क्या आ जाएगा, BH4 निगेटिव। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना बच्चों, इसके अबाउट तोड़ देना। इसके अबाउट तोड़ देना मतलब क्या होगा, इधर B, इधर H, इधर H, इधर H, और ये एक ऑर्बिटल, एंड B, इधर H, इधर H, इधर H, और ये एक ऑर्बिटल। बात समझ आ रही? अच्छा, अब ये जो ब्रेकिंग हो रही है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, वो किस बात पर डिपेंड करेगी, उसको बताने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि यदि मैं एक कंपेयर करूं BH2 पॉजिटिव और BH3 में, ठीक है, तो ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। ठीक है, लेकिन मैं यदि लुईस एसिडिक नेचर के बारे में बात करूं, लुईस एसिडिक नेचर, तो लुईस एसिडिक नेचर है जहां, वो पहले वाले का BH3 का लुईस एसिडिक नेचर कैसे, BH2 पॉजिटिव का लुईस एसिडिक नेचर कैसा है, ज्यादा है। और रिएक्शन को समझने के लिए आप एक रूल यहां पर ध्यान रखेंगे, और वो रूल ये है कि जो वीक लुईस एसिड है, वीक लुईस एसिड कंबाइन विथ weak Lewis acid combine with weak Lewis base,
and strong Lewis acid combine with strong लुईस बेस। ठीक है, यदि वीक लुईस एसिड है तो वो वीक लुईस बेस के साथ कंबाइन होगा, और यदि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है ना तो कंबाइन होगा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस के साथ। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब देखो, ये जो लोन पेयर देने आ रहा था, हमने कहा कि एक्स यदि जो लोन पेयर डोनेट करने आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, तो किधर जाना प्रेफर करेगा? इधर, क्योंकि BH3 जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, तो ये किधर जाएगा? इस साइड की तरफ जाना प्रेफर करेगा। और यदि Y हमारा, ये दूसरा हम इसको मान लेते हैं Y हमारा यदि वीक लुईस बेस है तो ये आपका किस तरह से, अब वीक है तो वीक वाले पर भिड़ो, ये इस वाली की तरह से ब्रेकिंग करना ज्यादा उचित समझेगा। इट मींस अब हमारे पास ऑर्गेनिक का अब लॉजिक जो है काम आएगा। यदि हम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के बेस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस क्या है? जैसे हमने कहा हमारे पास है अमोनिया के ही कंपाउंड्स जनरली यहां पर यूज होंगे। यदि हमने लिया, मैं यहां पर एक्स अलग करके दिखाता हूं, इस साइड में इस एरो पर मैं एक्स लिख रहा हूं, ये इससे, ठीक है, इससे मैं लिख रहा हूं एक्स क्या क्या है। तो एक्स हमारे हैं यदि अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, यदि RNH2 है, ठीक है, यानी अमोनिया 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन, इन सबको आप तोड़ोगे किस हिसाब से? इस हिसाब से, यानी तब वो ब्रेकिंग ऐसे करवाएगा। और यहां मैं Y को लिखूं इस पेन से। यदि हमारा वीक लुईस एसिड है, वीक लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट नहीं करते हैं या जहां पर क्राउडिंग वार्डिंग की दिक्कत आती है, जैसे 3 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, CO हो गया, लोन पेयर आराम से डोनेट नहीं करेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसी चीजों के दौरान वो प्रेफर करते हैं क्या चीज? वो प्रेफर करते हैं आपका इस तरह का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिमेट्रिकल क्लीवेज। अच्छा, एक छोटी सी पॉइंट में यहां और लिख दूं, जो हाइड्राइड है ना वो हाइड्राइड छोटा होने के कारण करवाता है कैसा? सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है, हाइड्राइड छोटा होने के कारण करवाता है आपका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। अब मान लो मैंने आपसे कहा, रिएक्शन लिखता हूं मैंने कहा कि आप रिएक्शन कराओ B2H6 की अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, क्या चीज फॉर्म होगी? सोचो जरा सा, NH3 का मॉलिक्यूल कैसे तोड़ेगा? ऐसे तोड़ेगा, ठीक है, तो क्या चीज बनेगी? एक तो बन गया BH4 एक तो ये कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा आपका क्या? B, और NH3 हमने लिया ना, तो कितने NH3? दो तो H है, तो BH2 और NH3 का होल ट्वाइस, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये कंपाउंड बनेगा। यदि आप इसको हीट कर दो, अब समझा कि चाहे इसके साथ कराना हो करा लो, इसके साथ कराना हो करा लो, 3 डिग्री एमीन के साथ कराना हो करा लो, CO के साथ कराना हो करा लो, आपको B2H6 की वाटर के साथ रिएक्शन करानी करा लो। सर वाटर के साथ क्या होगा? तोड़ दो, क्या बन जाएगा? यदि हम सिमेट्रिकल क्लीवेज किस बारे में सोचे तो क्या होगा? पहले इसको देखते ही बॉन्ड ऐसे तोड़ जाएगा, फिर क्या बना दो आप? H3
BO3। यानी यदि हम B2H6 पर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा H3BO3 का, प्लस इस केस में भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, तो इसको मैंने हीट कराया 200 डिग्री सेल्सियस तक। 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कराने में ये बनाएगा हमारा B3N3H6, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप बोलते हो इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं बोराजोल। कॉमन नेम है इसका जिसको हम बोलते हैं क्या, बोराजोल। बोराजोल, बोराजोल या बोराजीन बात एक ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। बोराजोल या बोराजीन बात एक ही है। यदि इसको हम फर्दर हीट करें अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस, इसको हम और हीट करें तकरीबन में 750 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये बनाता है BN। अगर BN आपका नाइट्राइड बने बोरॉन का और वो क्यूबिक शेप का हो, या पहले क्यूबिक नहीं बनेगा, पहले बनेगा हेक्सागन शेप का, पहले बनेगा हेक्सागोनल शेप का, हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल शेप का BN बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करें, हाई टेम्परेचर, और इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये हेक्सागोनल शेप का जो बन रहा है ना, ये था इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या बना, ये बना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, लेयर शेप का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर है, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, स्लिपरी है, जैसे ग्रेफाइट का सारी प्रॉपर्टी होती है। और थोड़ी बहुत जो बची है ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी वो हम लोग कार्बन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल शेप का होता है और इसको बोलते हैं हम क्या, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अच्छा, यदि मैं इसको और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसके अंदर करूं तो ये आपका, जैसे ग्रेफाइट ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर डायमंड में कन्वर्ट होता है ना, वैसे ही ये हेक्सागोनल यूनिट जो है ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर BN में कन्वर्ट होती हैं, और इस वक्त जो शेप होता है वो क्यूबिकल शेप होता है। और जब क्यूबिक के शेप में ये आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको बोला जाता है क्या, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, यदि मैंने आपसे कहा रिएक्शन एक ये लिख दी मैंने, एक और रिएक्शन लिख देता हूं मैं। अब देखो, B2H6 पर पानी की रिएक्शन तो अपन करवा ही चुके, ठीक है। इस पर हम लोग B2H6 पर किसकी, ऑक्सीजन की रिएक्शन भी देख चुके हैं, ठीक। तो ये वाली भी अपन ने पहले देख ली थी, ये वाली भी अपन ने पहले देख ली थी। अच्छा, तीसरी चीज जो थर्ड रिएक्शन है जो हम यहां देख रहे हैं वो ये है कि यदि B2H6 पर हमने रिएक्शन करा दी, मान लेते हैं सोडियम के हाइड्राइड की, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखो बच्चों, यदि आपने सोडियम के हाइड्राइड की रिएक्शन कराई तो यहां से क्या चीज जाएगी इससे रिएक्ट करने, हाइड्राइड। हाइड्राइड चीजों में करवाएगा क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां से बनेगा Na, सिमेट्रिकली तोड़ा ना, और उसके बाद एक एच जोड़ देगा तो NaBH4। सिमिलरली यदि मैं यहां ले लेता लिथियम का हाइड्राइड तो वो यहां क्या बना देता, NaLi, लिथियम का मैंने क्या लिया है, हाइड्राइड लिया ना, LiBH4, ये बनाता क्या, LiBH4, इस चीज का फॉर्मेशन कर देता। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है अपना ये वाला कंपाउंड,
और इससे रिलेटेड जो भी बातें थी। अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक क्वेश्चन याद आया, शंख ने या किसने पूछा था, वो भी मैं आपको बता दूं, हालांकि है महाबकवास। एनटी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके हिसाब से बता दूं मैं, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जब आपका NH4Cl और BCl3 इनको कंबाइन किया जाता है ना, और आप लेते हो C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन, और टेम्परेचर लेते हो 400 140 से 150, तो ये फ्यूज हो जाती हैं सारी चीजें और बनता है एक ये कंपाउंड। ये चीज बनती है B, इधर N, इधर B, इधर N, इधर B, इधर N, इधर H। ठीक है, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर H, इधर H, इधर H, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज फॉर्म हो जाएगी। और यदि हम इसकी रिएक्शन करा देना NaBH4 से, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये बना लेगा, अब ये सारे जो Cl है ना, वो सारे Cl हट जाएंगे और तब ये बना सकता है क्या, इन ऑर्गेनिक बेंजीन। मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि इसकी रिएक्शन करा दो CH3MgBr के साथ, तो क्या होगा, CH3MgBr के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, ये उड़ाया जाएगा, ये उड़ाया जाएगा और ये उड़ाया जाएगा, ये 3 मॉलिक्यूल खर्च होंगे और इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 आपके जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कहानी है इससे रिलेटेड। चलिए, फिर ये कहानी हम लोग ने बोरॉन वाली तो खत्म कर ली, बोरॉन फैमिली की। अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज बचती है, कार्बन। मुझे बताओ, कार्बन भी पढ़ाना पड़ेगा, क्यों कर लोगे?